हाय एवरीवन। तो मैं आपको बता रही थी कि मेरी ननद के बारे में, ठीक है। तो वो एक ऐसी इंसान है कि उससे मेरा और मेरे पति का एक दूसरे से बात करना सहन ही नहीं होता था। वो 24 घंटे सोचती रहती थी कि मेरा पति मुझे कब मारे, कब पीटे। ऐसा नहीं कि वो बुलाए नहीं या घर से बाहर निकल जाए या किसी और के साथ घूमे फिरे, वो तो वो करता ही था और पता भी नहीं चलता था। लेकिन ऐसा था कि मुझे कैसे मारे, कैसे पीटे, मुझे लेके आए हैं जैसे उसके लिए ही। मेरे पति को एक पपेट चाहिए था। और बोलते हैं ना कि माँ बाप ये सोचते हैं कि बच्चा बड़ा हो गया तो शादी करा दो, एक लड़की लेके आ जाओ, ये पूरा दिन उसके साथ जो करना है करता रहेगा। और उसको हमारे इंडिया में शादी बोलते हैं। किसी की बेटी को शादी करके लेके आओ और अपने जाहिल और जानवर बेटे को उसको सौंप दो, और बाद में अगर कुछ भी गलत होता है तो उसको ब्लेम करो कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, सब कुछ तुमने किया है। तो खैर मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच तो काफ़ी, शादी के बाद कुछ 1.5 2 2.5 महीने तक कोई बातचीत नहीं होती थी। और मेरी वो सोच थी। उसने मुझे शादी के 2 दिन 3 दिन बीत जाने के बाद, वहाँ पहुँचने के 2 3 दिन बीत जाने के बाद वो मुझे मुंह पे बोलता है कि मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। मुझे जिससे बात करनी होती है ना, मैं उससे बात करता हूँ जब मेरा मन होता है, सिर्फ तब बात करता हूँ। तो तुम मुझे बार बार बुलाना मत। आप सोचो कि मुझ पे क्या बीती होगी। मैं बिल्कुल बच्ची हूँ गाइस। इवन जो 4 लोग की दुनिया बनी हुई थी ना वहाँ पे, वो उनका घर था। मैं अभी वहाँ पे कंफर्टेबल हुई भी नहीं हूँ इतनी कि मैं वहाँ पे टॉयलेट या बाथरूम भी यूज़ कर सकूँ, या अपने हाथ से अगर मुझे प्यास लगी है ना तो मैं कभी भी उठ के पानी का ग्लास ले के पी सकूँ। मैं उसके लिए भी अपॉर्चुनिटी ढूंढती थी कि या तो मेरी ननद सोने जाए या तो फिर थोड़ा सा आगे पीछे हो तो ही मैं जाके किचन में से पानी पीऊँ। मैं इतनी सहमी हुई रहती थी वहाँ पे। उस वक्त मुझे सबसे ज़्यादा, जब जिस इंसान की ज़रूरत है, जिससे शादी हुई है, मैं जिसको बोल सकती हूँ कि मेरे मन में क्या मेरी दशा चल रही है, क्या सोच रही हूँ, वो इंसान मुझे ऐसा बोलता है कि तुम मुझे बुला बुला के डिस्टर्ब मत करना। मैं तो अपनी ज़िंदगी जैसे जीता हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी वैसे ही जीऊँगा। और मुझे समझ ही नहीं आ रहा है वो ऐसा क्यों बोल रहा है। उसकी साइकिक ऑलरेडी पहले से उन लोगों ने मेरे लिए खराब करके रख दी है। मैंने वहाँ पे 5 या 6 लोगों के अलावा किसी को पिछले 1 हफ्ता हो रहा है, किसी को देखा भी नहीं है। और वो लोग मुझे जहाँ लेके आए हैं ना, वहाँ पे मेरे पास कोई सामान नहीं है। मेरी शादी हुई, शादी के वक़्त हम मेरे मायके से जो भी सामान बेटी को देते हैं सब दिया था, और सब कुछ दिया था सामान, ठीक है। हार्ड चीज़ें होती है ना, जैसे बेड, टीवी, फ्रिज, ये सब हम लेने वाले थे, पर मेरे ससुर ने तब मना किया कि ये सब ज़रूरत नहीं है, मत दो, क्योंकि उसको बहुत अच्छा दिखाना था, बट रियलिटी ऐसी थी नहीं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मुझे जो बोली गई, दिखाई गई, समझाई गई, जैसे मेरे दिमाग में और दिल में जो ठूसा ना उन लोगों ने, 2.5 साल मैंने अगले वीडियो में बताया है कि कहाँ रखा था। वहाँ पे कंटिन्यूअस सुबह से शाम तक हर चीज़ में खाते-पीते, हँसते, बोलते, बैठते, उठते, सोते जागते, हर बार इन लोगों की इतनी बड़ी बड़ी बातें ही करी है। और मुझे हर बार ऐसा महसूस कराया गया है कि मैं तो बहुत लकी हूँ कि मुझे ये लोग मिले, जबकि मैं वहाँ पे गई तो उसका 1% भी वहाँ पे नहीं था। और मेरा हस्बैंड मुझे बोलता है तुमको जो करना है करो, जो करना है करो तुमको, मुझे डिस्टर्ब मत करना, मुझे फ़ोन वोन करना मत तुम। मैं जब मेरी मर्ज़ी होगी तब मैं घर आऊँगा और तब मैं तुमको बुलाऊँगा, मैं तब तुमसे बात करूँगा। और ऐसे तो मुझे कभी मेरे स्कूल, कॉलेज, टीचर, मम्मी-पापा, घर-बाहर कभी ज़िंदगी में मुझे किसी ने ये टोन में या ऐसी ऊँची आवाज़ में बात की ही नहीं है, करी ही नहीं थी। फूल के जैसे मेरे माँ-बाप ने मुझे राइज़ किया।
स्कूल में, कॉलेज में, हर जगह मैं सबकी चहेती ही रही हूँ। सब मुझसे इंस्पिरेशन लेते थे हर चीज़ में। मैं कपड़े कैसे पहनती हूँ, मैं कहाँ से बनवाती हूँ, मैं चप्पल्स कहाँ से लेती हूँ, मैं जो बोलती हूँ, मेरी बोली में मुझे कौन सिखाता है, ये सब चीज़ों के लिए लोग मेरे आगे-पीछे, मेरे टीचर्स भी, मुझे हमेशा मुझे एप्रिशिएट ही करते थे। तो मैं डर के, सहम के मैं उसको बुलाती नहीं थी उसके बाद। और फिर धीरे-धीरे जब उसका मन होता था ना, तो जैसे मैंने बताया अगले वीडियो में, वीकेंड्स आता था, मतलब उस मार-पिटाई मेरे ननंद की वज़ह से उसने शुरू कर दी। तो मैं समझ गई कि मतलब शादी के बाद यही सब होता है। मुझे प्यार क्या होता है पता ही नहीं था, पति-पत्नी के बीच के रिलेशन क्या होता है, मुझे नहीं पता था, कुछ महीनों तक नहीं पता था गाइज़। और मैंने खुद को ये समझाया था, क्योंकि मैं बहुत पॉज़िटिव लड़की रही हूँ शुरू से, मेरा परिवार ऐसा रहा है। और मैं खुद अभी भी कहीं न कहीं मैं पॉज़िटिव ही हूँ। जब मैं उन लोगों के सामने कुछ नहीं कर रही हूँ, तो वो मेरा एक पॉज़िटिव साइड है, जो मुझे बोल रहा है कि मैं ऐसी गंद करूँ ही क्यों? वो उनका कर्म है, उनका सोच है, उनका काम है, उनको करने दो, मैं क्यों करूँ? या तो मैं उनकी कंप्लेन करके भी मैं उन लोगों के सामने क्यों जाऊँ, मैं उनका चेहरा ही क्यों देखूँ? धीरे-धीरे 1 महीना कुछ टाइम बीतता है, और मैं मेरे फादर इन लॉ के सामने तो मैं बात ही नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि इतनी शर्म आती थी मुझे, उनके सामने जाते वक़्त भी। जब इवन खाना भी परोसना होता था ना, तो उनका एक हमेशा एक हैबिट रहता था कि अगर खाने का उनका मन है, या उनको बैठना है खाने के लिए या नाश्ता करने के लिए, तो वो फटाफट से उठ के कपड़े चेंज करने चले जाते। जैसे बाहर से आए हैं तो घर के कपड़े चेंज करने के लिए रूम में जाते थे, या तो फिर अगर बाहर जाना है खाना खा के, तो घर के कपड़े में बैठे हैं तो फटाफट से रूम में कपड़े चेंज करने चले जाएँगे, और फिर कपड़े चेंज करेंगे और फिर बाहर जाएँगे। तो इसके बीच में जो था ना, वो मैं ध्यान में रखती थी कि अगर वो ऐसा कुछ कर रहे हैं, एकदम से मतलब टीवी उनका 24 आवर्स अगर वो घर में है, तो चालू रहता था। तो उन्होंने अगर टीवी का वॉल्यूम बढ़ाया है या स्लो किया है, तो मैं समझ जाती थी कि अब उनको खाना खाना है। तो मैं गरम-गरम खाना परोसती थी। ऐसा भी नहीं कि मैंने आधे घंटे या 1 घंटे पहले खाना बना के रखा है और वो दिया है, नहीं, मेरे अंदर इतना था कि मेरे पापा हैं, मैं उनको गरम-गरम खाना खिलाऊँगी। पर मैं उनके सामने जाते शर्माती थी। जितनी बार उसके सामने बैठी हूँ ना, तो मेरा हस्बैंड है, वो मुझे, मैं रूम में बैठी हूँ अपने, तो वो खींच के लाया है और उसने बोला है और उसने बिठाया है, तभी मैं बैठी हुई हूँ। या तो फिर मेरे देवर है, मेरी ननंद है, कभी-कभी उसकी दोस्त लोगों को बुला के सब लोग बैठे हैं, और उन लोगों ने मुझे बोल दिया कि आप बैठो, तो मैं उनके साथ बैठती थी। पर कभी मेरे ससुर से बातचीत करना या उनके सामने देखना, आई कॉन्टैक्ट, ये सब नहीं करती थी, नहीं होता था, क्योंकि मैं बहुत शाई थी उनके सामने। मुझे बहुत शर्म आती थी। और फिर 1 महीने के बाद मेरे पति को अचानक मुझ पे प्यार उमड़ पड़ता है, कि जैसे कि उसने बताया वैसा हो रहा था। वो जब मुझे बुलाता था, वो जब मुझे बोलता था कि उसको मुझसे बहुत प्यार आ रहा है, तो मैं वैसे बाकी दिन मैं घर में सिर्फ़ काम करती थी, चुपचाप, जैसे झाड़ू, पोता लगाना, सब कुछ सफाई से रखना, सबकी चीज़ें टाइम पे रखना, कपड़े वॉश हुए हैं, काम वाली आती थी कपड़े वॉश करने, लेकिन कपड़े सुखाना वहाँ पे भी एक चैलेंज है। अगर आप मैसूर के वेदर के बारे में जानेंगे, तो कपड़े को सुखाने के लिए रखना और लेके आना बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क हो जाता है, आपको पूरा दिन उस पे ध्यान देना पड़ेगा। तो वो सबसे बड़ा टास्क वहाँ पे वो था, वो मैं टाइम से कर लेती थी। कितना भी मारे, कूटे-पीटे, ये सब चीज़ें मैं रेगुलर बिना किसी कंप्लेन के करती थी। खाना बनाना, उनको देना, ये धीरे-धीरे मैं ये समझती कि मैं उनका जितना ख़्याल रखूँगी ना, ये लोग बोल नहीं पा रहे हैं, तो चीज़ें बदलेंगी, पर चीज़ें नहीं बदलती है गाइज़, नहीं बदलती है। मैं ये बता रही थी कि 1 महीने के बाद उसको थोड़ा-सा जैसे मुझ पे प्यार उमटा, तो और मैंने बीच में कहीं पे बात भी करी थी कि हमारी शादी को 1 महीना हो रहा है, मैं चाहती हूँ कि आप हम लोग एक छोटा-सा सेलिब्रेट करें, इतना। तो मेरे पास तो पैसे थे, तो मैं ना केक भी लेके आई थी कि हम केक काटेंगे। मैंने रूम को सजाया था रोज़
रोजेस लगाए थे दीवार पे, ऐसे छोटे छोटे रोजेस से पूरे रूम को मैंने दीवारों को सजा दिया था। ये सब मैंने किया था जब वो नहीं थे कोई घर में तब। और उसके बाद मेरे हस्बैंड को लगा कि मुझे भी कुछ करना चाहिए, तो वो मेरे लिए लाया था कैपरी अपने मन से। मैं बहुत खुश थी। अब इनफैक्ट वो अच्छा जेस्चर ही था। मैं अभी भी खुश हूँ क्योंकि मुझे लगा था कि उसने मुझे एक वाइट कलर का, मुझे याद है, मिलोनी जो होते हैं ना, वो मुझे कैपरी ला के दी थी। मैं यहाँ पे शायद स्केच करके यहाँ पे लगाऊंगी, अगर हुआ तो। नहीं लगाऊंगी तो आप देख लेना। वाइट कलर की कॉटन बट स्ट्रेचेबल मटेरियल की वाइट कलर की कैपरी थी, और नीचे बॉटम में ऐसे बेल्ट बना हुआ था जहाँ पे कलर्स कलर्स मल्टी मल्टी कलर्स की स्ट्राइप्स बनी हुई थी, है ना, लाइंस स्ट्रिंग्स बनी हुई थी। और इतनी बहुत प्यारी थी, बहुत प्यारी थी। और मेरी आज तक की सबसे फेवरेट चीज़ भी वही है। शायद मैंने भी, मेरा दिल बहुत खुश हो गया था वो देख के, तो इसलिए मुझे वो स्पेशल लग रही है। वो बहुत अच्छी थी और बहुत प्यारी थी। हम लोग बहुत खुश हो गए थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि चीज़ें तो वैसी की वैसी जहरीली, जितनी खुशी आएगी ना उसे 10 गुना जहर मेरी ज़िंदगी में मेरी ननद, मेरे देवर, मेरा ससुर और मेरा खुद मेरा पति उसमें घोल देगा। हर दिन जितनी चीज़ें वो अच्छी करता था, मुझे लगता था कि चीज़ें अच्छी हो रही है, दूसरे ही दिन ऐसे कड़ाके से धड़ाके से सब, जैसे आंधी तूफान आता है और सब है ना अस्त व्यस्त कर देता है जिंदगी को, वैसे मार पीट, चिल्लाना, चीखना। वो मुझे चीखने भी नहीं देते थे, वो लोग मुझे रोने भी नहीं देते थे, मुझे खाना नहीं देते थे। रीज़न कुछ नहीं था, कोई हम दोनों के बीच में बात होती ही नहीं थी, क्योंकि हम दोनों की लैंग्वेज ही एक नहीं है। मैं कुछ भी बोलूँ तो वो गुजराती हो जाता था, और वो कुछ भी बोले तो वो अपनी ही लैंग्वेज में बोलता था। और वो हमेशा बोलता था कि मैं तुम्हें कुछ नहीं सिखाऊंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, तुमको करना है तो तुम करो। और खराब बहुत कुछ ज़्यादा हो गया, किसी ने उसको बोल दिया ना कि तुम सिखा। हम हमेशा बोलते हैं, नेबर्स हो, फ्रेंड्स हो, कि यार तुम्हारी बीवी है, तुम सिखाओ। तो अगर हंसते हंसते भी उस दिन मुझे और जानवर के जैसे पीटता था। ये बोल के उन लोगों को जल जाती थी नीचे, मेरी ननद को, ससुर को, सभी को, कि ये सब लोग इतना अच्छा तुम्हारे बारे में क्यों बोल रहे हैं। हम क्या तुम्हारे नौकर हैं? तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ सिखा के नहीं भेजा? तो ये बात तुम लोगों को नहीं पता थी कि तू गुजरात में शादी करने आ रहा है और तेरा बाप खुद 6 महीने से हमारा जीना हराम कर दिया है शादी करने के लिए। ना मेरी माँ तुम्हारे पीछे पड़ी थी, ना मैं। ये बात मैं आज वीडियो पे पहली बार बोल रही हूँ गाइस, इतने सालों के बाद। जबकि मेरे वकीलों को 2010 में मुझे बोलने पे मजबूर करना चाहिए था, मुझे रियल चीजें दिखानी चाहिए थी कि मेरे साथ क्या हुआ है। अब आप बताइए कि मैं किसको ब्लेम करूं? क्या मैं गलत कर रही हूँ? नहीं, क्योंकि वही लोग होते हैं जो हमें बताते हैं, समझाते हैं, हमें काउंसिल करते हैं और लीगल एक्शन लेते हैं। मैं ऐसे ऐसे करके टूटती गई हूँ गाइस, और इसीलिए मैं वीडियो बना रही हूँ और आपसे अपनी लाइफ की जर्नी शेयर कर रही हूँ। और ये सब मेरे साथ रियल हुआ है। मेरे दिल को एक दिन में 1000 बार कुचला गया है, 1000 बार मेरी आत्मा को कुचला गया है, 1000 बार मेरी रिस्पेक्ट, मेरी गरिमा को कुचला गया है। मेरे 15 साल से कोर्ट में खड़े होने के बावजूद मुझे नहीं पूछा गया कि मैं क्या चाहती हूँ, मेरे साथ क्या हुआ है। बल्कि जो वहां पे फिजिकल होता था ना, कि मेरे मुंह में चद्दर ठूसी जाती थी और मुझे जानवर के जैसे पीटते थे, सेम चीज यहाँ पे मेंटली हो रही है मेरे साथ। आप सोचिए, कोर्ट में कुछ भी फिजिकल कोई नहीं मारता पीटता है, यहाँ पे चीजें मेंटली होती है। और या तो फिर आपको छोड़ दिया जाता है, आपको दबा के वहां पे फाइलें रख दी जाती है, ताकि आप समाज में
फिजिकली खुद को खत्म कर दो, या लोग आपको टॉन्ट मार के, धक्के मार के, इंसल्ट करके, अपमान करके आपको निकाल ही देंगे, तब आप खुद मर जाओगे। ये होता है वहां पे, जो हुआ है अतुल जी के साथ, अतुल सुभाष जी के साथ भी तो वही हुआ ना गाइस। उनके साथ ऐसे कान और मेरे साथ ऐसे कान पकड़ाए जाते हैं, बात सिर्फ इतनी सी है। इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ, आप लोगों का सपोर्ट प्लीज़ मेरे साथ बनाए रखना, मुझे गाइड करना। आप लोगों से मुझे उम्मीद मिली है, हिम्मत मिलती है और पॉजिटिविटी मिलती है। सपोर्ट करना गाइस।